नमस्कार मित्रों, आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक राज आप सभी लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मूल विधि के अंतर्गत आज जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस बदलते परिवेश में हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार की विकृतियाँ फैल रही हैं, उनमें बच्चों से संबंधित जो यौन के शोषण के अपराध हैं वो काफ़ी मात्रा में दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। आए दिन अखबारों में और कई सारे संचार माध्यमों से ये देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जो उनका मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी विकृति का कारण बन रहा है। और आज हम लोग मूल विधि के अंतर्गत एक ऐसे एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉस्को एक्ट। और पॉस्को एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, न कि आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से भी आपको पॉस्को एक्ट की जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पॉस्को एक्ट के बारे में। क्या है पॉस्को एक्ट और इस पॉस्को एक्ट के क्या प्रोविज़न है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पॉस्को एक्ट है, इसका पूरा नाम जो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसको बच्चों से संबंधित होने वाले अपराधों के बारे में इसके सज़ा और इसका जो पनिशमेंट और इसका प्रोसीजर दिया गया है। होता क्या है कि वर्ष 2012 से पहले जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, तो भारतीय दंड संहिता में महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में व्याख्यान दिए गए हैं, उसके बारे में विवरण दिए गए हैं, लेकिन पर्टिकुलर बच्चों से संबंधित जो अपराध होते थे उसके बारे में किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है, जिससे कभी कभी कानूनी पेच फंस जाता था। अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या किसी प्रकार की कोई शिकायत होती थी तो उस पर सेक्शन 354 के अंतर्गत या 376 के अंतर्गत कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन बच्चों के संबंध में कोई इस तरह का अधिनियम नहीं था। वर्ष 2012 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये अधिनियम का ड्राफ्ट जो है संसद में पेश किया गया और ये अधिनियम वर्ष 2012 से इन्फोर्समेंट है और काफ़ी कड़े प्रोविज़न इसमें दिए गए हैं। बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उनके बारे में काफ़ी कड़े प्रोविज़न इसमें दिए गए हैं और काफ़ी अपराधों पर जो है इस तरह के अपराधों पर रोकथाम भी हुई है। तो आइए जानते हैं पॉस्को एक्ट के बारे में। तो जैसे कि पॉस्को एक्ट के बारे में, पॉस्को एक्ट का पूरा नाम जो हम लोग अभी देख रहे थे कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के नाम से ये मशहूर है। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें कुल 9 भागों में इसको बांटकर इसका अध्ययन किया गया है और इसमें 46 सेक्शंस हैं और 46 सेक्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग के परीक्षा के लिहाज से जो है कुछ सेक्शंस हैं जो कि महत्वपूर्ण है इस सेक्शन के अंतर्गत, तो उसके बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्यों ज़रूरत पड़ी ये पॉस्को एक्ट की, तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि इसमें भारतीय दंड संहिता में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था जिससे कि बच्चों से संबंधित होने वाले अपराधों के रोकथाम और उनकी सज़ा या कोई मतलब कानूनी कार्रवाई हो उनकी वो किया जा सके। तो उसी के अंतर्गत जो ये पॉस्को एक्ट जो है ये इन्फोर्समेंट हुआ और 2012 से। तो 14 नवंबर यानी कि जो बाल दिवस के रूप में जो हम लोग मनाते हैं, 14 नवंबर 2012 में से ये इन्फोर्समेंट है और ये संपूर्ण भारत पे लागू है। और इसके जो 46 सेक्शन हैं और 9 अध्याय हैं। तो मुख्य जो इनके सब जो धाराएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले देखिए पॉस्को एक्ट 2012 क्यों लाया गया, इसकी क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि पॉस्को एक्ट को लाना पड़ा। तो आपको पहले ही बता दिए, पहले कोई इस तरह का कानून था नहीं, बच्चों के लिए स्पेशली कोई कानून था नहीं। तो ये स्पेशल कानून जो है ये लाया गया पॉस्को एक्ट का वर्ष 2012 में, जो कि बच्चों से संबंधित होने वाले यौन अपराधों से संबंध में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बारे में इसको बताया गया है। पिछले
वर्षों में जो है बच्चों के प्रति जो लैंगिक अपराधों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। लगभग 330% की वृद्धि हुई है बच्चों के से होने वाले यौन अपराधों के समय में। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये कानून कितना महत्वपूर्ण है और ये कितना ज़रूरी है। आए दिनों इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी, यहाँ तक कि इसमें आजीवन कारावास से लेकर और मृत्यु दंड का भी प्रोविज़न दिया गया है, लेकिन फिर भी इस तरह के अपराध समाज में घटित हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पॉस्को एक्ट कितना ज़रूरी है। और विगत कुछ दिनों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा, हर जगह पे जो हमारे मूल विधि से संबंधित 3-4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और पॉस्को एक्ट का एक क्वेश्चन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, हर सब्जेक्ट हर परीक्षा में पूछी जाती है। इसीलिए हमने ये पॉस्को एक्ट का ये पार्ट हमने लाया हुआ है। तो इसमें हम 46 धाराओं के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं उसके पहले जो 2012 के पहले वो कौन से कानून थे जिसमें कि मामले को दर्ज किया जाता था। तो सबसे पहले देखिए, बालिकाओं के संबंध में 354 जो कि स्त्री लज्जा भंग से संबंधित है, और 375 जो कि रेप यानी बलात्संग से संबंधित है। इन धाराओं में केस दर्ज की जाती थी, लेकिन ट्रायल के दौरान ये मामला फंसता था कि जो भारतीय दंड संहिता में है, तो भारतीय दंड संहिता में महिलाओं से संबंधित ये अपराध 354 में जो है स्त्री या महिला से संबंधित अपराधों की के सजा के बारे में दिया गया था। तो इसमें जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं या जो 12 साल से अधिक के जो बच्चे या बच्चियां हैं, उनके साथ अगर कोई इसी प्रकार का कोई अपराध होता था तो इसमें अपराधी बहुत आसानी से बच जाते थे। और उनकी दलील जो होती थी कि ये महिलाओं से संबंधित ये कानून है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता में कोई प्रोविजन नहीं था, तो इसको लाने की आवश्यकता पड़ी। और 2012 में जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पॉस्को एक्ट का जो ड्राफ्ट है वो संसद में पेश किया गया, और ये 14 नवंबर 2012 से ये पूरी तरह से लागू हुए। अब देखो, महिलाओं के संबंध में 354 स्त्री लज्जा भंग और 375 यानी कि उनका फिजिकल हैरेसमेंट यानी कि रेप से संबंधित, बलात्संग से संबंधित जो अपराध महिलाओं के मामले में जो है केस दर्ज किए जाते थे। और बालकों के संबंध में जो केस होते थे वो 377 जो कि अप्राकृतिक लैंगिक अपराध से संबंधित जो केस है उसमें जो है केस दर्ज होते थे। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं कि पॉस्को एक्ट 2012 जो है ये किस पे लागू होता है। तो वैसे बच्चे जो 18 वर्ष के उम्र के हैं, यानी जो उन पर जो है अगर उनसे कोई यौन हिंसा या किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उसमें जो है पॉस्को एक्ट जो है की धाराएं जो है उसमें अप्लाई होंगी। लेकिन 18 प्लस अगर हो जाता है, 18 से प्लस हो जाता है, 19 साल का हो जाता है या 18.5 साल का होता है या 18 साल 1 महीने का है, तो उस पर पॉस्को एक्ट अप्लाई नहीं होगा। यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, शारीरिक या मानसिक जो दुर्व्यवहार होते हैं उस पर जो है पॉस्को एक्ट लागू होता है। और ये बालिका या बालक ये दोनों के ऊपर जो है लागू होता है। ये बालक हो या बालिका हो, दोनों के ऊपर ही ये लागू होता है। और इसके अंतर्गत अगर अपराध होते हैं तो वो उसके अंतर्गत जो है पॉस्को एक्ट का ट्रायल होता है। पॉस्को एक्ट की जो कार्रवाई होती है ये स्पीडी ट्रायल के द्वारा होती है। ये स्पेशल कोर्ट है, तो इसका अलग ही इस पर जो है इसका ट्रायल होता है। और इसमें पीड़ित की सहमति या असहमति का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं, उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, तो उनकी सहमति या असहमति का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार की दलील नहीं दी जा सकती है। तो महत्वपूर्ण एक्ट है और ये समाज की आवश्यकता है इसको। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, क्योंकि एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। ये सारा जो पॉस्को एक्ट है काफ़ी लंबा है, तो इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं जो कि उससे संबंधित धाराएं हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, चाहे आरपीएफ की हो, डिपार्टमेंटल परीक्षा हो या ओपन एग्जाम हो, सभी जगह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जो है लगभग धाराओं के बारे में ही पूछा जाता है। तो देखते हैं हम महत्वपूर्ण कोई धाराएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, धारा 1 में जो है इसका नाम बताया गया है पॉस्को एक्ट, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 इसका नाम है। 2012 से जो है इन्फोर्समेंट है और 14 नवंबर 2012 से ये संपूर्ण भारत में लागू है। जब तक धारा 370 के हटने के बाद ये संपूर्ण भारत में लागू है। और धारा 4 में सजा का प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 4 में पनिशमेंट दिया गया है इस अपराध के अंतर्गत। सेक्शन 5 जो है इसका गंभीर प्रवेशन यानी लैंगिक हमला
यानी कि एग्रीविएट PSA, यानी कि गंभीर प्रोवेशन लैंगिक हमला से संबंधित इस परिभाषित इसको किया गया है धारा 5 में। धारा 6 में इसकी सजा दी गई है। धारा 7 में जो है सेक्सुअल असल्ट का परिभाषा दिया गया है, लैंगिक हमला इसके बारे में दिया गया है, लैंगिक हमला क्या है, और धारा 8 में इसकी सजा दी गई है। अमूमन धारा 8 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि लैंगिक हमला का जो सजा किस धारा में दिया गया है, तो सेक्शन 8 में दिया गया है। सेक्शन 8 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। धारा 9 जो है गंभीर लैंगिक हमला, यानी कि गंभीर लैंगिक हमला जो होता है जिसमें से कि रेप बलात्कार के साथ साथ जो है कई बार जो है हत्याएं हो जाती हैं किशोरों की, वयस्क, तो उसमें जो है सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में उसके सजा के बारे में दिया गया है। धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न के बारे में दिया गया है, यानी सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में दिया गया है सेक्शन 11 में, और सेक्शन 12 में उसकी सजा दी गई है। तो सेक्शन 12 भी काफ़ी बार अप्लाई होता है। तो सेक्शन 8 जो कि लैंगिक हमला और सेक्शन 12 जो है ये जो है लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट की सजा दी गई है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 13 में अश्लील सामग्री यानी कोई पोर्नोग्राफी दिखलाना, कोई पोर्न फिल्म दिखलाना, किसी बच्चे को या कोई अश्लील हरकत या किसी इस प्रकार का काम करना, उसके बारे में उसको परिभाषित किया गया है। और सेक्शन 14 में उसका जो है सजा दिया गया है कि उसके अंतर्गत क्या सजा होगी, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। धारा 21 जो है ये सजा रिपोर्ट नहीं करने पर, यानी कि ऐसे कर्मचारी के द्वारा या ऐसे व्यक्ति के लिए द्वारा जो कि सजा का रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है और उसके बाद सजा रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो उसके बारे में दिया गया है सेक्शन 21 में। सेक्शन 22 में दिया गया है मिथ्या अपराध के लिए कोई अगर किसी पर कोई मिथ्या अपराध अगर आरोप लगाता है या मिथ्या आरोप से उसको अधिरोपित करता है, तो उसके बारे में दिया गया है सेक्शन 12 में। आइए अब कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप धारा 3 को ले लीजिए। धारा 3 में दिया गया है प्रवेशन लैंगिक हमला। तो प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है? तो 18 वर्ष से कम लेकिन 12 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के साथ यौन संबंध बनाना प्रवेशन लैंगिक हमला के रूप में इसको माना जाता है। उसके 18 वर्ष से कम हो लेकिन 12 वर्ष से ज़्यादा के जो बच्चे होते हैं उनको प्रवेशन लैंगिक हमला की श्रेणी में रखा गया है। इसमें सहमति या असहमति का कोई महत्व नहीं है। इस तरह की दलील नहीं दी जा सकती है कि ये कार्य जो है सहमति या असहमति से जिसको किया गया था, क्योंकि बच्चे अपरिपक्व होते हैं वहाँ पे और बच्चों में निर्णय लेने की वो क्षमता नहीं होती है। और व्यक्त परिस्थितियाँ और कृत्य ये सारी चीज़ें होती हैं। जब ट्रायल होता है तो ये सारी चीज़ें उस पर, अभी हमने सेक्शन 4 के बारे में पढ़ा जो कि सज़ा का प्रोविज़न दिया गया है जिसमें से, तो इसमें सज़ा 7 वर्ष से कम में इसका दिया गया है सजा इसका। तो गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला जिसको ASPS भी से भी बोलते हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? तो इसमें पुलिस, सशस्त्र बल, सरकारी कर्मचारी, पड़ोसी, परिवार का सदस्य, शैक्षणिक या धार्मिक अस्पताल, इस तरह का कोई सामूहिक अगर ये है, कोई निजी या संविदा कर्मचारी है, इन सारे लोगों को के द्वारा अगर इस तरह के अपराध किए जाते हैं तो सेक्शन 5 के अंतर्गत वो सजा के दोषी होते हैं और इसको गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। अब देखिए अनजान व्यक्ति एक शब्द आता है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? किस व्यक्ति को अनजान व्यक्ति के रूप में माना जाएगा? तो 18 से कम लेकिन 12 से ज़्यादा के बालक के साथ अगर इस तरह का कोई, तो उसमें धारा 4 के अनुसार प्रवेशन लैंगिक हमला के रूप में जिसको कि माना जाएगा। अगर धारा 4 के अनुसार 12 वर्ष से कम के बालक के साथ अगर अपराध हो तो उसे जो है APSA की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला के रूप में उसको माना जाएगा और धारा 6 के अनुसार सजा दी जाएगी। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कृत्य हैं जिनको करने से पास्को एक्ट अप्लाई होता है। तो देखिए, पीड़ित की हत्या का प्रयास करना, यानी जो पीड़ित है उसकी हत्या का प्रयास करना, पास्को एक्ट का 2 बार उल्लंघन करना, या पीड़ित की हत्या हो जाना, या सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करना, या एसिड हमला,
या प्राकृतिक आपदा के दौरान किसी प्रकार का इस तरह का दुर्व्यवहार, प्रवेशन, लैंगिक हमला की श्रेणी में आते हैं और इनकी सज़ा जो है सेक्शन 6 के अंतर्गत इनकी सजाएं दी जाती है। तो सेक्शन 6 के अंतर्गत अगर अपराध सिद्ध होता है, अगर दोष सिद्ध होता है, तो आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसे आप देख सकते हैं कि कितना जो है ये मतलब ये कितना गंभीर किस्म का ये पास्को एक्ट है, और इसमें अगर किसी व्यक्ति पर पास्को एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। पहली बात तो जमानत ही नहीं मिल पाता है इसमें। अगर किसी क्रिमिनल केस के साथ अगर पास्को एक्ट की कोई धारा इंक्लूड हो गई तो उसमें जो है जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं धारा 6 कितनी यह है, इसमें 40 वर्ष से की सज़ा है और आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों से इसको दंड है। 2019 में इसको भी बढ़ाया गया, मिनिमम 20 वर्ष की सज़ा, जो मिनिमम पहले 10 साल हुआ करती थी उसको बढ़ा के कम से कम जो है 20 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी इसमें प्रोविज़न है। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। तो इसमें जो है ये इसमें भी जो पास्को एक्ट की धाराएं अप्लाई हुई थी। और निर्भया रेप केस के आरोपी, जो दिल्ली का बहुचर्चित केस है, तो निर्भया रेप केस के आरोपियों को जिसमें फांसी हुई थी, चारों आरोपियों को जिसमें से फांसी दी गई थी, तो ये भी इन पे भी पास्को एक्ट की कार्रवाई हुई थी और जिन पे भी इस तरह का सज़ा मुकर्रर की गई थी। तो इस तरह से पास्को एक्ट की कुछ ये महत्वपूर्ण धाराएँ थी जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और इस पर हम एक और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे जैसे समय मिलता है, जिससे कि और भी इसको क्लियर हो सके। वैसे ये जो धाराएं, जिन धाराओं के बारे में चर्चा की गई है, ये धाराएं ही घुमा फिरा कर परीक्षाओं में पूछी जाती है। खास करके सेक्शन 8, सेक्शन 12 ये ऐसी धाराएं हैं जो कि पूछी जाती हैं, और इसमें कुछ सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी आते हैं, जहां से कि लैंगिक हमला या गुरुतर लैंगिक हमला, ये सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ से मोटा मोटी हमने एक ओवरव्यू बनाया है इस वीडियो में पास्को एक्ट के बारे में, ताकि आप थोड़ा सा इस बारे में जागरूक हों, और इसके बारे में आगे भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचें। और मूल विधि के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें आपको बीच बीच में हम जागरूकता आती रहे। और बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उस क्वेरी का जवाब आपको दिया जा सके। और इस तरह से वीडियोज़ आते रहेंगे। हमारे आरपीएफ का जो सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा होना है, तो उसके लिए हमने सिलेबस के अनुरूप जो है मैथमेटिक्स का एक कोर्स शुरू किया है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और आप क्यूबिक्स कोचिंग सेंटर सर्च करिए, वहाँ से आपको वहाँ से मिलेगा। वो चैनल पार्टनर हैं इस चैनल के, और वहाँ से जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है। तो उनके द्वारा भी जो है, तो उस चैनल पे आप जो है मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं उनको देख सकती हैं। जल्द ही आपको जीके और जीएस की और रीजनिंग की ये क्लासेस भी आपको वहाँ से उपलब्ध होंगी। बहुत उसको उसमें वहाँ से बताया गया है, बहुत ही आराम से और बहुत ही ईजी तरीके से बताया गया, बिल्कुल हिंदी भाषा में, जो कि आपके समझ के अनुरूप हो। तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, ये चीज़ पहुँचे। और आप पास्को एक्ट को एक बार जरूर देख लीजिए। इसमें हमने वो सारी चीज़ें आपको देने की आपके परीक्षा के उद्देश्य से जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।